हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो सेट पार्ट 2 है। सेट पार्ट 2 पे आधारित है। अर्थात हम लोगों ने पहले वीडियो में सेट का डेफिनेशन, सेट कैसे एग्जिस्ट करता है, टाइप ऑफ सेट हमने बताया था, और उसमें बताते बताते हम लोग लास्टली सबसेट पे अंत किए थे उस वीडियो का। फिर सबसेट को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किए थे, इसलिए यहाँ इस वीडियो का स्टार्ट ही सबसेट से होगा। सबसे पहले हम सबसेट को डिफाइन करेंगे। लेट टू नॉन नेगेटिव सेट ए एंड बी, टू सेट्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि सेट और ए और बी को देखो, सेट ए में 1 2 है और बी में 1 2 3 है। हम इस तरह कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A is an element of set B, then A is called subset of B। उसी तरह से C को भी हम कह सकते हैं, C के सभी एलिमेंट A एंड B D में हैं, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि C is the subset of D। A B में थोड़ा सा डिफरेंस है कि A में 1 2 के अलावा B में जो है 1 2 के अलावा भी एक सदस्य है, जबकि C और D में जो सदस्य C में हैं वही सदस्य B में हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में सबसेट होता है, इसलिए न्यूमेरिकली हम सबसेट को डिफाइन कर सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। इसको ऐसे नीचे इक्वल का निशान भी होता है। इफ एंड ओनली इफ A इज द एलिमेंट ऑफ A एंड A इज द एलिमेंट ऑफ B, ये न्यूमेरिकली डिफाइंड है। लेकिन वास्तव में इसमें सबसेट में सभी एलिमेंट सेट बी में होते भी हैं ए के, और उसके अलावा भी सदस्य हो सकते हैं। और एक स्थिति और होती है कि सी के सभी सदस्य बी में होंगे, लेकिन दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। इन दोनों ही परिस्थिति में सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी, सी सबसेट ऑफ डी कहा जाता है। लेकिन ऐसे ही परिस्थिति में अगर हम प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करें, तो प्रॉपर सबसेट में देखें ध्यान से कि यहाँ पर ध्यान से देखें कि ए के सभी सदस्य बी में हैं, लेकिन बी में कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो ए में नहीं हैं। और यही इसकी खास पहचान है कि इस प्रॉपर सबसेट में ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, लेकिन ए कभी बी के बराबर नहीं हो सकता। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी and A not equal to B, then A is the proper subset of B। और इसका एक नोटेशन है, A is the proper subset of B, इस तरह लिखेंगे। और A is the subset of B लिखने के लिए हमें यहाँ इक्वल का निशान देना होगा। A is the subset of B इस तरह लिखेंगे, और A is the proper subset of B इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने सबसेट होते हैं, किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सबसेट बनाए जा सकते हैं, और कितने नंबर ऑफ सबसेट बनाए जा सकते हैं किस सेट के। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3, और हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ध्यान रहे कि हमेशा फाइनाइट सेट की बात होती है, तो टोटल नंबर ऑफ subset of a finite set containing an element is equal to 2 to the power n, where n is the number of element of set A। इसका मतलब कि सबसेट ऑफ सेट ए ये हो जाएगा 2 to the power 3, यानी 8 होंगे। इसके सभी सबसेट लिखे जाएं, नंबर ऑफ सबसेट लिखना है
तो सबसे पहले हम लोग सिंगल्टन सेट लिखेंगे, सिंगल्टन सेट 1, सिंगल्टन सेट 2, सिंगल्टन सेट 3, और फिर दो दो का पेयर्स बना लें, 1 2 2 3, फिर स्वयं 1 2 3 एंड इम्पटी सेट, जिसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। कुल गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6, एक और भूल रहा कहीं, 1 2 2 3 और 3 1, यहाँ लिख देते हैं। ये कुल 8 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इम्पटी सेट। ध्यान रहे इसकी प्रॉपर्टी में हम ये कह सकते हैं कि इम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मानी ये जो इम्पटी सेट होता है ये सभी के सबसेट, जितने भी सेट है सभी के सबसेट हो सकता है। और उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट होते हैं इटसेल्फ, देखिए यहाँ पर भी ये जो सेट है 1 2 3 और इस यहाँ भी ये 1 2 3 मिला हुआ है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ A। यानी हम इसको वर्बली वर्ड में बोल सकते हैं कि एवरी सेट ऑफ सबसेट इटसेल्फ, माने सभी कोई भी सेट अपने स्वयं का सबसेट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो इम्पटी सेट है ये सभी प्रत्येक सेट के जो सबसेट होते हैं, ये ध्यान में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पर आधारित हमें क्वेश्चन देखना है। अब जरा देखें, इसी आधार पे हम पावर सेट को डिफाइन कर सकते हैं कि पावर सेट क्या होता है। तो वास्तव में पावर सेट जो होता है, कोई भी सेट अगर A है 1 2 3, जो ऊपर हम लोगों ने इसका सबसेट लिखा हुआ है, तो इसका जो पावर सेट होगा PA से डिनोट करते हैं। और जितने भी सबसेट दिखाई दे रहे हैं, ये जो सबसेट दिख रहे हैं, इन्हीं का कलेक्शन कर लिया जाए। यानी इसको करली ब्रैकेट में हम देखो, ये 1 सिंगल्टन सेट 2 सिंगल्टन सेट 3, फिर 1 2 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 2 3, फिर 3 1 या 1 3 लिख सकते हैं। फिर ये स्वयं सेट 1 2 3 एंड 5। इस पूरे को जब हम करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पावर सेट। यहाँ से यहाँ तक ये पावर सेट हो गया। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट। किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है, उस सभी के जो सबसेट होते हैं उनको हम कलेक्ट एक करली ब्रैकेट में रोस्टर फॉर्म में अगर लिख दें तो पावर सेट हो जाता है। इस तरह से हम लोग एक सेट को और डिफाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट को। इवन यूनिवर्सल सेट भी जो होता है, कलेक्शन ऑफ गिवन ऑल सेट्स। यूनिवर्सल सेट को हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ गिवन ऑल सेट्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। यानी एक सेट हम ले लेते हैं 1 2, दूसरा एक सेट ले लेते हैं 2 3, एक तीसरा सेट C ले लेते हैं 3 4 5 6, और इन तीनों को कलेक्ट करके एक सेट अगर बना दिया जाए तो ये यूनिवर्सल यूनियन ऑफ ऑल गिवन सेट्स इन द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट या इन द केवल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो ये जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये जो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। यानी कलेक्शन ऑफ ऑल गिवन सेट्स
इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लीमेंट सेट की बात करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यहीं पे लगे हाथ हम कॉम्प्लीमेंट सेट की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसी का भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और ये वास्तव में होगा यूनिवर्सल माइनस ए, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। लेकिन इसको समझने के लिए हमें ऑपरेशन ऑफ सेट पे जाना पड़ेगा, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम यहीं छोड़ते हैं। पहले हम ऑपरेशन ऑफ सेट पे चलते हैं ताकि हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट पे। ऑपरेशन ऑफ सेट बहुत इंपॉर्टेंट है और अलजेब्रा में ऑपरेशन ऑफ सेट को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑपरेशन ऑफ सेट पे ही आधारित होते हैं। देखिए ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला है ए यूनियन बी, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा है ए माइनस बी। चौथा है बी माइनस ए। और फिर पांचवें की तरह से कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये ऑपरेशन ऑफ सेट हैं। और छठवें में हम कह सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करें। पहला यूनियन ऑफ सेट यानी ए यूनियन बी। सबसे पहले तो हम इसे डिफाइन कर दें। ए यूनियन बी का मतलब होता है X is such that X is the element of A or X is the element of B or both। यानी अगर हम ये कहें कि X is the element of A union B, तो this implies that X is the element of A or X is the element of B or both। ये इसका एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जिसे हम मैथमेटिकल डेफिनेशन कहते हैं। हम इस तरह से अगर इसे अलजेब्रिकली यानी कि वर्ड में बोलें तो कह सकते हैं लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ all elements which in A which belongs to A as well as belongs to B। यानी दोनों में जितने भी सदस्य हैं सभी के एलिमेंट्स जो होंगे वो A यूनियन B में हैं। जैसे मान लिया जाए कि सेट A के पास एक A B C ले लिया जाए और सेट B के पास हमारे पास C D अगर E हो तो निश्चित रूप से यहाँ A यूनियन B जो होगा वो A B C जो दो बार होते हैं उसे एक ही बार लिखा जाता है, ये आपका A यूनियन B होगा। उसी तरह से हम A इंटरसेक्शन B को डिफाइन करना हो तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B
इसको मैथमेटिकल अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यहाँ यूनियन ऑफ सेट हुआ, यहाँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, यानी दोनों में सिर्फ सी कॉमन एलिमेंट है। और इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ, इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए तो a इंटरसेक्शन b इज ए सेट बिल्डर फॉर्म में x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज द एलिमेंट ऑफ b होगा। ये इंटरसेक्शन का डेफिनेशन है। वैसे अगर हमें डिफाइन करना हो तो टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B, द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू A एंड B। इनमें वे सभी एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में होते हैं। यहाँ पे दोनों का यूनियन और यहाँ पे दोनों का, देखिए दोनों में R, मतलब वहाँ A का भी एलिमेंट होगा, B का भी होगा और बोथ होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ A और B में जो कॉमन एलिमेंट होंगे इसलिए यहाँ एंड लगा हुआ है और यहाँ पे R लगा हुआ है। यहाँ पे इससे दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है C, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो केवल C यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यूनियन और इंटरसेक्शन में ये एक अच्छा डिफरेंस है। तो आपने देखा कि यहाँ R लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब भी डिफाइन करने चलेंगे तो टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B की बात करेंगे और ये भी कहेंगे कि यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स आर सेट टू बी द एलिमेंट्स, बने आइदर A आर B आर बोथ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड्स होते, या तो वो A का सदस्य होगा और A का सदस्य भी होगा और B का। यहाँ पे या तो नहीं, यहाँ एंड होगा, क्योंकि देखिए यहाँ C जो है यहाँ A का भी सदस्य और B का भी सदस्य है। लेकिन यहाँ पर ये जो यूनियन है, ये इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो A के भी हैं और B के भी हैं और दोनों के भी सदस्य इसमें मिले हुए हैं। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस में, इन दोनों के डेफिनेशन में एक खास अंतर है जिसे बच्चों तुम्हें समझना चाहिए। और इसे लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। अब हमें माइनस की बात करना है। A माइनस B, वास्तव में A माइनस B का मतलब होता है A माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी A के वे सभी सदस्य हटा दिए जाएंगे जो इंटरसेक्शन में हैं। यानी A के सदस्य हमारे पास हैं A B C और इंटरसेक्शन में केवल C है। तो यहाँ पे जब A माइनस B करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, C को हटा दें तो केवल A B बचेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम B माइनस A की बात करें, B माइनस A, तो ये होगा B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो अब B में से इंटरसेक्शन हटाना है तो B एलिमेंट है C D E और इंटरसेक्शन को हटा देना है, यानी केवल C को हटा देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल D और E बचेगा। ये B माइनस A हुआ। और सिमेट्रिक डिफरेंस को अगर हमें डिफाइन करना है, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस B, तो ये होगा यूनियन A माइनस B यूनियन B माइनस A, यानी इन दोनों का कलेक्शन जो होता है, यानी A B और जो C है उसे छोड़ दिया जाए D और E, ये जो होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B होता है। इस तरह से हम इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं कि यूनियन, इंटरसेक्शन, और अब इसमें एक चीज़ छूट रहा है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात है। तो यहाँ पे हम देखें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में यूनिवर्सल का होना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लिया जाए और एक सेट A ले लिया जाए इवन नंबर 2 4 6 8 और B एक सेट ले लिया जाए
1357, तो हम यहाँ पर ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की बात करें तो ये होगा यूनिवर्सल माइनस ए, यानी यूनिवर्सल जो सदस्य हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उनमें से ए सदस्य को डिलीट कर दिया जाए यानी घटा दिया जाए। ये 2 4 6 8 2 4 6 8 को हटा दिया जाए तो हमारे पास सदस्य कौन बचेंगे? 1 3 5 7 ये होगा। और इसी तरह से बी डैश को यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो यूनिवर्सल ऑफ बी होगा, अर्थात यूनिवर्सल में से बी को हटा दें तो हमारे पास सेट ए ही बचेगा। 2 4 6 8 ये हमारे पास बचेगा। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो गया। वास्तव में कॉम्प्लीमेंट का जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ए डैश, तो हम ये कह सकते हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। मतलब एक्स ए का सदस्य नहीं होगा, यूनिवर्सल का सदस्य तो होगा लेकिन ए का सदस्य नहीं होगा। ये कॉम्प्लीमेंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से हम लोग इसको सेट के जितने भी सेट हैं लगभग उनके डेफिनेशन क्लियर हो गए। अब इनके वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम अलग से एक क्लास सेट का एक अलग क्लास वीडियो बना करके हम वेन डायग्राम को समझाएंगे। यानी अगला वीडियो हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर बहुत सारे फार्मूले बनाना सीखेंगे हम लोग वेन डायग्राम की मदद से। वेन डायग्राम को समझना भी ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेशन ऑफ सेट को समझना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दूसरी बात कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो अवश्य में व्हाट्सएप द्वारा पूछ लें। थैंक यू एंड गुड नाइट।